17 फरवरी की बात है। झांसी शहर और झांसी की यह कहानी है। एक दवा कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करने वाला शख्स जिसका नाम संदीप बुधौलिया है, सुबह सुबह पुलिस को फ़ोन करता है और बताता है कि उसकी वाइफ ने खुदकुशी कर ली है, उसने अपनी जान दे दी है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, जाकर देखती है घर के अंदर एक महिला की लाश पंखे से झूल रही है। लाश को उतारा जाता है, इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और अब पूछताछ शुरू होती है। इस दौरान में पुलिस के साथ साथ संदीप बुधौलिया ने अपने ससुराल वालों को भी फ़ोन कर यही जानकारी दी। उसका ससुराल मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में ही टीकमगढ़ ज़िले में उसकी बीवी के माँ बाप रहने वाले थे वहाँ के। वो सब भागे भागे बदहवास आते हैं। शादी को सिर्फ 7 साल पूरे हुए थे अभी संदीप बुधौलिया की, और उसकी पत्नी का नाम था सोनाली। जब वो घर आते हैं तो शुरुआत में जो पुलिस को बयान दिया पति ने, इसके बाद पति ने ससुराल वालों को बताया। फिर ये हुआ कि कोई अपनी जान क्यों देगा, तो पुलिस को कहानी पता चली, और वो ये कि ससुराल वालों ने कहा कि जब शादी हुई उसके बाद से ही लगातार दहेज के लिए संदीप तंग करता था। जब शादी हुई थी 27 फरवरी 2017 में, तब 20 लाख रुपए दहेज लिए थे उसने, लेकिन एक गाड़ी की मांग कर रहा था, गाड़ी नहीं मिली तो नाराज़ पूरा ससुराल और उसको लेकर सोनाली को हमेशा तंग करता। शुरुआत के 3 साल बड़े बुरे बीते, लेकिन 3 साल के बाद सोनाली ने एक बच्ची को जन्म दिया जो अब 4 साल की हो चुकी थी। तो घर वालों ने इल्ज़ाम लगाया ऐसी दहेज की वजह से शायद तंग आकर उनकी बेटी ने अपनी जान दे दी। पुलिस भी इसको यही मानकर चल रही है अपने इसी हिसाब से। तभी अब मध्य प्रदेश से उस बच्ची के नाना नानी यानी कि सोनाली के माँ बाप झांसी आए हुए थे। अब 4 साल की वो बच्ची अपने नाना नानी के साथ थी। 4 साल की उम्र होती क्या है? एक ऐसी उम्र जिसमें आपको अच्छा बुरा, कत्ल, मौत, इन सारी चीज़ों के बारे में, साजिश, लालच, दहेज, शायद कोई जानकारी नहीं होती। तो ये बच्ची भी लगभग उसी उम्र के पड़ाव पर थी और इसे भी कुछ पता नहीं था। अब तमाम भीड़ देख रही है घर में। नाना नानी आए, नाना नानी से वो बातें करने लगी। बातें करते करते वो अचानक कुछ बोलना शुरू करती है। जैसे ही बोलना शुरू करती है, नाना नानी परेशान हो उठते हैं। इसके बाद वो बच्ची है, मूड है, बोलते बोलते अचानक, और ये दोनों हाथ मेरी मम्मी के हैं, लेकिन जो तीसरा हाथ है इस दाहिनी तरफ गर्दन के, वो हाथ मेरे पापा का है। तो पूछा गया कि ये हाथ यहाँ क्यों और ये मम्मी की तस्वीर ऐसी क्यों बनाई। तब बच्ची कहानी सुनाती है, उस तस्वीर की कहानी। वो कहती है कि मेरे पापा ने मेरी मम्मी को मारा, मम्मी को गिराया, फिर मारा, पीटा, फिर मम्मी को पकड़कर उसके गले में कुछ डाला और उसे टांग दिया, शायद पंखे से। तो इसीलिए मैंने ये तस्वीर बनाई है कि ये मेरी मम्मी है, ये इनके दोनों हाथ हैं, उनके गले में एक फंदा है और एक हाथ है जो तीसरा हाथ, वही हाथ है जो उस फंदे से मेरी मम्मी को टांग रहा है, और वो तीसरा हाथ मेरे पापा का है। नाना नानी ये सुनकर शॉक्ड फिर पूछते हैं कि क्या, पूरी बात बताओ। तब वो बताती है कि पापा ने मम्मी को मारा है, और मारने के बाद उनको धक्का दिया, गिराया, फिर उनको टांग दिया, और टांगने के बाद वो चले गए अपने दोस्तों के साथ, और मैं ये सब कुछ देख रही थी। इस बच्ची की एक तस्वीर ने कातिल की शक्ल में उसके पापा का खुलासा कर दिया। निठारी में ऐसे कई बच्चे थे जो एक सनकी कातिल के शिकार बने, करीब 20-21 बच्चे, और एक एक कर उनकी जान गई। निठारी कांड, जिसने निठारी को हिंदुस्तान के नक्शे पे ला दिया था। तो यही निठारी कांड के खूनी किस्से कुकू एफएम के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर डिटेल में मौजूद है, आप वहाँ इसे सुन सकते हैं।
जब बच्ची की तस्वीर सामने और कहानी सामने आई, बच्ची के नाना नानी बदहवास फ़ौरन वो पुलिस के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी ने अपनी जान नहीं दी है, बल्कि उसे मारा गया, उसका कत्ल हुआ है। और उस कत्ल का चश्मदीद कोई और नहीं, 4 साल की एक बच्ची है जिसकी माँ का कत्ल हुआ और जिसके पापा ने यह कत्ल किया। अब पुलिस भी सुनकर हैरान। पुलिस आती है, अब उस बच्ची से फिर से पूछती है, पुलिस वाले अंकल बनकर पूछती है। बच्ची को अभी भी, चूँकि 4 साल की उम्र है, उससे आप क्या उम्मीद रखेंगे। वो बिल्कुल मासूमियत से सारी बातें बताती है, फिर पुलिस को बताती है कि ये जो तस्वीर है इसमें ये मेरी मम्मी है और ये जो हाथ है ये मेरे पापा का है, और मेरी मम्मी को मेरे पापा ने मारा है और मैंने ये सब कुछ आंखों से देखा। फिर मारने के बाद पापा भाग गए। जब इस बच्ची की इस गवाही को पुलिस ने सुना और उस तस्वीर को देखा, जो तस्वीर के ज़रिए भी वो कहानी बता रही थी, पुलिस को कहानी समझ में आ गई। इसके बाद उसने संदीप बुधौलिया को हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद अब उससे पूछताछ शुरू हुई। जब पूछताछ शुरू हुई तो थोड़ी देर के बाद पूरी कहानी सामने आई। लेकिन इस पूरी कहानी को सुनाऊं उससे पहले, जो ये बच्ची ने तस्वीर बनाई है, इस तस्वीर को बनाने के बाद जब उससे पूछा जा रहा है कि ये तस्वीर किसकी है, क्यों बनाई, ये बातचीत आप सुन लीजिए उस बच्ची की ही जुबानी। मम्मा जाके पिताजी को फोन लगा लो, नंबर बोलो। अरे यहाँ पे लग लो यार, मैं नंबर ले दूं मम्मा का। ये क्या बना रहे थे इधर पे? क्या बना रहे? ये क्या बना रहे थे? मम्मा ये क्या था? ये हाथ किसका था? ये पापा का हाथ। क्या कर रहे हैं पापा? मार रहे हैं। जल्दी मंगा पकड़ लिया। क्या हो गया मम्मा को? मम्मा देख रही थी, पापा ने उनको पीछे से डरा दिया। मुकुल पकड़ लिया तूने। तो इस बच्ची ने ये पूरी बातचीत बाकायदा मीडिया के सामने भी कही। अब इस कहानी को आगे बढ़ाऊं, कलेजा छलनी कर देने वाली एक और दूसरी तस्वीर आपको दिखाता हूं। 4 साल की उम्र क्या ही होती है, इस उम्र में बच्चों को क्या ही कुछ अकल, क्या ही कुछ समझ हो। शायद इस वक्त इस बच्ची को भी नहीं है, लेकिन कल को जब ये बड़ी होगी तो ये जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं ना, इस तस्वीर की जब भी इसे याद आएगी, या याद दिलाया जाएगा, या इसे बताया जाएगा, ये पूरी ज़िंदगी एक गम और एक दर्द लेकर अपने साथ जिएगी। बेचैन कर देने वाली तस्वीर ये इसलिए है क्योंकि एक 4 साल की बच्ची अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर रही है। चिता पर ये उसकी माँ लेटी है, ये बच्ची उसे मुखाग्नि दे रही है, 4 साल की बच्ची। वजह ये थी कि जब ये हो चुका, इसके बाद अब पति को तो हिरासत में ले लिया गया, उसके भाई और बाकी लोग आए अंतिम संस्कार के लिए, लेकिन सोनाली के माँ बाप ने सभी को भगा दिया, सभी में गुस्सा भी था। फिर ये हुआ कि कौन चिता को आग देगा, तो हम लोगों ने तय किया ये बच्ची ही देगी, और उसने वो सब कुछ किया। उसे पता भी नहीं कि ये सब क्या है, ये क्या रस्म है, क्या चीज़ें हैं, लेकिन उस बच्ची ने किया। जब ये सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद उस बच्ची से पूछा गया कि तुमने अभी क्या किया। मतलब अपनी माँ की चिता को मुखाग्नि या आग देकर आ रही है। उस बच्ची को शायद अंतिम संस्कार भी ठीक से बोलना नहीं आता, आप खुद सुनिएगा, लेकिन शायद उसे पता था कि वो क्या करके आ रही है। तो जब उसने अपनी माँ को की चिता को आग दी, उसके बाद वो फिर बोली और बताया कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसके पापा भागे हुए गायब हैं, और इसीलिए उसे अपनी मम्मी का अंतिम संस्कार करना पड़ा। ये उस अंतिम संस्कार के फौरन बाद
इस बच्ची की बातचीत है, इसको भी सुनिए। मैंने अंतिम संस्कार किया। मम्मा था इसलिए पापा नहीं आए थे, इसलिए मैं अंतिम संस्कार। पापा क्यों नहीं आए बेटा? पापा ने मम्मा तो मार दिया था इसलिए वो नहीं आए। और पुलिस उनको ढूंढ आई, उनके माँ तो और पापा। तो पापा तो ढूंढ लिया उनने, माँ उनकी माँ तो ढूंढ आई, इसलिए वो ढूंढने में लगे पुलिस, इसलिए वो पहले ढूंढने में लगे, फिर ढूंढ ले, फिर उनको जेल में भी डाल सकते हैं, इसलिए वो अभी वो रूम में है, अभी रूम में कैमरे से लग गए, इसलिए वो कैमरे से सब देखते हैं। मेरे उधर ही कपड़े छूट गए, इसलिए वो लाने की वजह से पुलिस। आपने क्या किया फिर आज इधर? क्या किया था? क्या किया? अंतिम संस्कार किया, पापा नहीं आए थे तो। अंतिम संस्कार। 4 साल की बच्ची से आप कहाँ उम्मीद करेंगे कि वो इसका मतलब भी समझ सके। फिर भी उसने बोला टूटी फूटी अंदाज में। अब सोचिए इस बच्ची के साथ क्या कुछ हो गया। मां की मौत आंखों के सामने हुई, मां की चिता को खुद आग दी, पापा जिससे वो प्यार करती थी वो भागे हुए, अब पुलिस के कब्जे में, और पापा ने मम्मी को मारा। लेकिन इस पूरे बोलने के दौरान भी कहीं भी आप अगर नोटिस करेंगे, कहीं उसके लिए पापा के मन में कोई नफरत या उस तरह के शब्द या गुस्सा वाला भाव नहीं था। क्यों नहीं था जानते हैं? क्योंकि ये उम्र का तकाजा था। 4 साल की मासूम बच्ची क्या जाने ये लालच, ये दहेज, ये नफरत, ये पैसा, ये गुस्सा, ये कत्ल, साजिश। और इसीलिए उसकी नज़र में पता नहीं है क्या था। बच्ची इस वक्त अपने नाना नानी के साथ है, लेकिन इसके बाद जब इस बच्ची ने एक तस्वीर के ज़रिए, सोचिए एक बेज़ुबान तस्वीर के ज़रिए पहले अपनी कहानी सुनाई, तो उसके बाद जब पुलिस ने अपनी पूरी जांच पूरी की तो जो कहानी निकल कर आई वो ये थी। संदीप बुधौलिया झांसी में एक पढ़े लिखे परिवार का लड़का, पूरी फैमिली बहुत अच्छी खासी पढ़ाई के बाद इसको नौकरी लगी। एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर ये काम कर रहा है, ठीक ठाक पैसे कमाता है। जब नौकरी लगी तो घर वालों ने इसके लिए रिश्ता देखना शुरू किया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ इलाके के रहने वाले सोनाली के पिता तक ये रिश्ता पहुंचा। उन्होंने लड़के की छानबीन की, लड़के ने लड़की वालों की छानबीन की। फिर दोनों के परिवार की रजामंदी से 27 फरवरी 2017 को ये शादी हुई। 27 फरवरी यानी कि मुश्किल से अब 9 दिन के बाद शायद 7वीं सालगिरह थी शादी की दोनों की। बड़ी धूमधाम से शादी हुई, लेकिन जिस शादी की बुनियादी लालच की ऊपर हो, उस शादी का टिकना ना टिकना कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि जब ये शादी हुई तभी लड़के वालों ने 20 लाख रुपए की दहेज की मांग की और एक गाड़ी की। लेकिन सोनाली के पिता ने अपनी हैसियत के हिसाब से जितना कुछ देना था दिया। हालांकि आज भी मुझे समझ में नहीं आता कि लड़की के माँ बाप क्यों ऐसे लालचियों और लोभियों के आगे झुक जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं कि उन्हें दहेज देना पड़ता है। अगर हर लड़की के माँ बाप ये ठान लें कि दहेज नहीं देंगे, और अगर उनका बेटा है तो लेंगे नहीं, तो आप सोचिए कि अगर दहेज नहीं देंगे तो इस देश में जितने भी लड़के कुंवारे रह जाएंगे जो दहेज मांगते हैं। फिर क्या होगा? सिर्फ लड़कियों की थोड़ी बदनामी होती। अगर लड़का कुंवारा घर पे हो तो क्या उसकी नहीं होगी? उसके माँ बाप को फिक्र नहीं होगी कि उनका वंश आगे कौन बढ़ाएगा? तो बात वही है कि अगर लड़की वाले ये ठान लें, शादी सिर्फ एक का नहीं होता ना, ये 2 परिवारों का मिलन होता है। जैसे लड़का है वैसे ही लड़की है। और आजकल लड़की किस फील्ड में आगे नहीं है, लेकिन कई मजबूरियां होती हैं जिसकी वजह से बहुत सारे माँ बाप आज भी झुक जाते हैं, दब जाते हैं और दहेज के लालचियों के आगे सब कुछ हार जाते हैं। सोनाली के फादर ने भी दे दिया था 20 लाख, लेकिन बात एक गाड़ी पर आ गई। चाहता तो कितने की गाड़ी, धीरे धीरे कमाई लेता, अच्छी खासी नौकरी थी, लेकिन लालच, गाड़ी मिली नहीं थी, इसलिए सोनाली को उसने तंग करना शुरू कर दिया। शुरू में सोनाली को लगा कि चलो धीरे धीरे बात बन जाएगी, बात बनी नहीं। और इसी झगड़े के बीच में 3 साल बीत गए थे, 2020 आ गया।
2020 में फिर इस 4 साल की बच्ची का जन्म हुआ। सोनाली को लगा कि इस बच्ची के जन्म के बाद शायद चीज़ें ठीक हो जाए, क्योंकि अब उसका पति संदीप एक बाप भी बन गया है। अब तक एक पति था सिर्फ, अब एक पिता भी है। लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी। लड़ाई झगड़ा, ससुराल वालों का ताना, सास का ताना, देवर जेठ का ताना, जेठानी का ताना चलता रहा। बहुत सारी बातें तो वो पी गई, अपने घर वालों को भी नहीं बताती कि माँ बाप को अब बताएंगे उसकी शादी हो गई है, वो पराई हो गई है, तो वो भी वहाँ पे परेशान होंगे। तो सारे दर्द खुद ही सहती। इधर संदीप मारता पीटता भी। एक बार उसने उसको जलाने की कोशिश की, तब सोनाली के घर वालों को लगा ये बहुत ज़्यादा हो गया। उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की, कोर्ट में केस किया। लेकिन फिर संदीप और उसके घर वाले डर गए। उन्होंने समझौता कर लिया और कहा कि अब आइंदा कुछ नहीं करेंगे, वापस ले आए। लेकिन लालच कब मरता है। ये सब कुछ चलता रहा। इसी दौरान में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन सोनाली के मामा के बेटे की शादी थी मध्य प्रदेश में। अब संदीप का तो ससुराल वालों से वैसे ही रिश्ता ठीक नहीं था। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा। तो उसने कहा कि मैं तो जाऊंगी, मेरे मामा के बेटे की शादी है। तो उसने कहा ठीक है तुम जाओ। तो सोनाली अपनी उसी 4 साल की बेटी को लेकर झांसी से टीकमगढ़ गई अपने मामा की बेटी की शादी में। 14 फरवरी की शादी थी, इसलिए वो 12 फरवरी को झांसी से निकल गई। लेकिन अभी जिस दिन शादी थी उसी दिन अचानक उसके पास फ़ोन आता है संदीप का, और वो कहता है कि 1 दिन के अंदर अंदर घर लौटो, और अगर नहीं लौटी तो फिर दोबारा इस घर में मत आना। अब बेचारी पत्नी सारी चीज़ें, माँ बाप का बोझ भी नहीं बनना चाहती। पति के जुल्म के आगे एक बार फिर हथियार डाला और अचानक शादी की बाकी रस्में छोड़कर 16 फरवरी को वापस झांसी लौट आई। घर वालों ने समझाया भी, लेकिन उसे पता था ससुराल का रिएक्शन क्या होगा। तो पति और ससुराल वालों के डर से 16 फरवरी को ही झांसी लौट आती है। रात को झांसी लौटती है। रात को आने के बाद पति से फिर झगड़ा होता है। वही दहेज, वही गाड़ी, वही पैसे, वही लालच, उन्हीं चीज़ों को लेकर। जब ये झगड़ा हो रहा था तब वो बच्ची लगभग सोने की कोशिश कर रही थी, सो भी रही थी। लेकिन मम्मी और पापा को लड़ते हुए देख उसकी आंख खुल गई। उसने देखा मम्मी पापा लड़ रहे हैं, और लगभग जब से उसने होश संभालना शुरू किया इस मासूम उम्र में भी, तो घर में यही माहौल दिखता था। उधर माँ और पिता दोनों लड़ रहे हैं। बच्ची की आंख खुल चुकी है। इसी दौरान में गुस्से में अचानक संदीप सलोनी को पीटना शुरू कर देता है। पीटते पीटते वो उसे धक्का देकर ज़मीन पर गिरा देता है। बच्ची की आंख खुली हुई है, वो सब कुछ देख रही है, डरी है, सहमी है, लेकिन खामोश है। फिर लड़ाई इस कदर बढ़ती है कि ज़मीन पर गिराने के बाद संदीप अपनी पत्नी का गला घोंट देता है। जब उसका गुस्सा शांत होता है तब उसे एहसास होता है कि उसकी पत्नी मर चुकी है। लेकिन उसे इस बात की कोई फिक्र नहीं थी। उसे लगा कमरे के अंदर कोई है नहीं, किसी ने देखा नहीं। अब वो अपनी पत्नी की लाश को उठाता है, उसके गले में एक फंदा डालता है और कमरे के पंखे में फंदे का दूसरा सिरा कसता है और ऐसे दिखाता है कि जैसे उसने अपनी जान दे दी हो। लेकिन बिस्तर पर लेटी वो बच्ची 4 साल की ये सब कुछ देख रही थी। उसने अपनी माँ को मरते हुए देखा, बाप को मारते हुए देखा, धक्का देते हुए देखा, पीटते हुए देखा और फंदे से टांगते हुए देखा, लेकिन खामोश रही। इसके बाद सुबह हुई। सुबह संदीप ने पहले अपने ससुराल वालों को फ़ोन किया कि आपकी बेटी ने अपनी जान दे दी है। फिर पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई, ससुराल वाले आए, और यही था कि दहेज से तंग आकर आए दिन के झगड़े से निजात पाने के लिए सोनाली ने अपनी जान दे दी। लेकिन संदीप को ही पता नहीं था कि रात जब सब कुछ ये हो रहा था तब उसकी बेटी सो नहीं रही थी, बल्कि वो सब कुछ देख रही थी। लेकिन फिर उसे लगा कि 4 साल की बच्ची अगर देख भी ले तो क्या फ़र्क पड़ता, क्या बताएगी, क्या समझाएगी, क्या गवाही देगी। लेकिन उस बच्ची के अंदर खासियत थी, तस्वीर बनाने का शौक। उसने उठाया कागज़, लिया कलम और तस्वीर बना दी। तस्वीर में कुछ नहीं दिखाया उसने सिवाय एक तीसरे हाथ के, और उसी तीसरे हाथ को उसने बताया कि उसके पापा का हाथ है जो उसकी गर्दन की तरफ था। और इस एक तस्वीर ने पूरी कहानी खोल दी।
कातिल बेशक पकड़ा गया, लेकिन उस बच्ची के नज़रिए से देखिए, माँ का साया सर से छिन गया, बाप अब शायद कभी लौट कर नहीं आएगा, उम्र कैद की सज़ा तो मिलेगी। तो एक ही रात में, एक ही झटके में ये बच्ची पूरी तरह से यतीम हो गई, न मम्मी रहे न पापा रहे। और इस उम्र में उसे जो करना पड़ा, मुझे नहीं लगता कि शायद दुनिया के किसी बच्चे के हिस्से में ऐसा जख्म या ऐसा दर्द कभी आए कि 4 साल की मासूम बच्ची को अपने हाथ में अग्नि लिए अपनी मम्मी को अंतिम संस्कार करने के लिए मुखाग्नि देना पड़े। लालच ने इस दुनिया में न जाने कितने क्राइम कराए। अफसोस अगर इन क्रिमिनल्स के मन में या ऐसे पतियों के मन में ज़रा सी भी संवेदना, ज़रा सी भी ऐसा कोई दर्द या रिश्ते की मोहब्बत मिठास हो तो शायद ये ना हो। अब एक गाड़ी के लिए एक बीवी को मार डालो। गाड़ी तो वो कभी भी ले सकता है, लेकिन बीवी लौट कर नहीं आ सकती, और जो कलंक अब उसके माथे पर लिखा है वो भी नहीं धुल सकता। क्या कीजिएगा? लालच की कभी कोई इंतहा नहीं रही, और हमारे और आपके कहने से भी ये चीज़ें बंद नहीं होंगी, न होती हैं। कल को यही संदीप किसी और शहर में, किसी और कस्बे में, किसी और नाम के साथ, किसी नई कहानी के साथ हमारे आपके सामने होगा। हो सकता है मैं फिर बैठकर ऐसे ही किसी संदीप की कहानी सुना रहा हूँ और आप सुन रहे हो। बदलेगा कुछ नहीं, अफसोस यही है। तो कहानी में इतना ही आज। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।